नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवा रहा हूँ जिन्होंने अपने कई विधा से नाम कमाया। मतलब ये कि पहली बार बतौर एक्टर उन्होंने अपना करियर शुरू किया टेलीविज़न के छोटे पर्दे से, जिसमें आपने देख भाई देख, टीपू सुल्तान जैसे सीरियल देखे हैं। उसके बाद एक वक्त आया जब उन्होंने लिखना शुरू किया, और जब लिखना शुरू किया तो वो लिखते रहे, जिसकी चर्चा काफ़ी हुई। इसके बाद उन्होंने डायरेक्शन में कदम रखा और डायरेक्शन में भी लंबी पारी खेरी। आज उनकी पहचान बतौर राइटर, बतौर डायरेक्टर, बतौर एक्टर है, और आज वर्ल्ड सिनेमा में उनकी एक पहचान है। उनकी कई फिल्मों को कई अवार्ड मिल चुके हैं। अब वो कौन सी फिल्में हैं, किस तरह के अवार्ड मिले, बतौर राइटर, डायरेक्टर, एक्टर उनका क्या अनुभव रहा, आज हम उनसे रूबरू होकर के उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात हम कराते हैं मिस्टर अनंत महादेवन से। सर नमस्कार, सताक्षी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कैसा चल रहा है अभी आपका लॉकडाउन पीरियड? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में जो जिसको लॉकडाउन कहते हैं ना, अगर आप काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो लॉकडाउन ही लॉकडाउन है। तो ये सिर्फ एक अलग तरीके का लॉकडाउन था कि आपको घर से काम करना पड़ा, वरना हम जैसे लोगों को न संडेज होते हैं न वर्किंग डेज होते हैं। जिस जिस दिन आप काम करते हैं वो वर्किंग डेज होते हैं, जिस दिन काम नहीं होता है और घर पे बैठे रहते हैं तो वो सब हॉलीडेज और लॉकडाउन पीरियड्स होते हैं। तो फिल्म लोगों के लिए शायद ये बहुत एक नया एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा। सिर्फ इतना है कि घर से बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते। और जहाँ तक मेरा सवाल है, फॉर्चुनेटली मेरी किताब जो है ये यही है, वंस अपॉन अ प्राइम टाइम। ये मेरी किताब इसी दौरान ये किताब रिलीज हुई। पहले किंडल पे रिलीज हुई क्योंकि घर पे लोग बैठे थे, और जब लॉकडाउन के कुछ रिस्ट्रिक्शंस उठे तो हाल ही में इसका हार्ड कॉपी भी मिल रहा है अमेज़न और कई जगहों से। तो इसमें मैं बहुत मशरूफ था। और फिर मेरी जो लास्ट फिल्म माई घाट थी, उसके कांस में मार्शेडियो फिल्म में एंट्री हुई थी, तो उसके डिटेल्स उसके काम में लगे हुए थे। और फिर एक नई स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ। तो मेरे लिए अच्छा था क्योंकि हमारे पास वक्त की जब कमी होती है तो हम ना पढ़ सकते हैं ना कुछ काम कर सकते हैं। तो इस दौरान मार्च से लेके अब तक 4 महीने मेरे लिए बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत ही यूज़फुल रहा, बहुत ही एक तरीके से बहुत ही लाभदायक रहा, बहुत फ्रूटफुल रहा। मतलब लॉकडाउन पीरियड में आप पहले से ज़्यादा एक्टिव रहे? ताज्जुब है क्योंकि वाकई मुझे वक्त की कमी अब इस वक्त महसूस हो रही है, क्योंकि मुझे इतना कुछ करना है और घर बैठे बैठे करना है कि मुझे किस तरह समय बीतता जा रहा है सुबह से लेकर शाम तक, उसका एक अंदाज ही नहीं होता है। तो एक तरीके से अच्छा है, आखिर बहुत दिनों के बाद मैं अपने आप के साथ रहकर मैं बहुत कुछ काम कर पाया। मुझे पता है कि बाहर लोगों के लिए काफ़ी टेंशन है, बीमारी फैली हुई है, ये एक अच्छा माहौल नहीं है। लेकिन हमें हर एक इंसान को, हर एक शख्स को उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो दूसरे को प्रोटेक्ट करे, दूसरे की सेफ्टी का ख्याल रखे और अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखे। तो मैं तो वही कर रहा था कि एक तरीके से जो जितने रूल्स हैं, नियम हैं, उस सब के पालन करते हुए मैं अपना काम करता गया। सर आज करीबन 40 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में। ये जो सफर इतना लंबा आपने तय किया, अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको किस चीज की कमी लगती है?
देखिए, एक तो पीछे मुड़ के देखना एक मेरी आदत नहीं है, लेकिन जो यादें हैं, जिस तरीके से ये किताब लिखा गया, एक यादों के ज़रिए ही ये किताब लिखा गया, एक डाउन मेमोरी लेन। कमी जहाँ तक है, बहुत 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 कमियाँ मुझे महसूस होती है, क्योंकि अब तक मैं वो हासिल नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक और लेवल पे ही सोच रहा हूँ, इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे सोच रहा हूँ, एक उस लेवल का एक्सेलेंस जो एक तरीके से मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि आई एम सेल्फ टॉट इन द आर्ट्स। मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ, लेकिन जहाँ तक आर्ट्स का सवाल है, जो जो मुझे बहुत पसंद था, मैंने खुद को सिखाया, सेल्फ एजुकेटेड। सो जब मैंने वो सारे मास्टर्स की फिल्में देखी जो यूरोप से, एशिया से, अमेरिका से, जब 80s में जब मैं फिल्म सोसाइटीज़ की फिल्में देखता था, फिल्म फेस्टिवल्स में जाता था, जब वो मैंने देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि जो भाषा हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, सिनेमा भाषा जिसको कहते हैं, द लैंग्वेज ऑफ सिनेमा, वो भाषा है ही नहीं, वो बहुत गलत है। तो मैं जिन मास्टर्स ने जिस तरीके से इस सिनेमैटिक लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है, मेरी कोशिश हमेशा अब यही रहेगी कि मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँ। तो मेरे लिए कमी तो बहुत है। मैं तो समझूंगा कि मैं कुछ हज़ारों साल पीछे हूँ, अगर आप इन मास्टर्स के वर्क्स को लें। मुझे अपने आप पर बहुत काम करना है। मुझे ये 40 साल मैं सिर्फ ये समझूंगा कि एक रिहर्सल की तरह था, एक एक्सपीरियंस की तरह था। शायद ज़िंदगी अब मेरे लिए शुरू हो रही है कि अब एक मैच्योर दिमाग से, एक अलग तरीके से मैं सिनेमा को देखूं, अपने काम को देखूं, और कुछ ऐसे करने की कोशिश करूं जिससे हिंदुस्तान के बाहर जब लोग द इंटरनेशनल ग्लोब, जब ये हमारी फिल्में देखेंगी, तो वो कहेंगे कि हाँ, ये हिंदुस्तान से भी कुछ अच्छी फिल्में आना शुरू हो गए हैं, और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जो मास्टर्स थे हमारे साथ, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, अडूर गोपाल कृष्ण, अरविंदन, जिनकी शाजी करुण, जिनकी फिल्में इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जाते थे, अब इस वक्त वो लोग काम नहीं कर रहे हैं या वो हैं नहीं। तो वो एक जगह है जो बिल्कुल खाली पड़ा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस जगह को मैं भरूं। मेरे लिए कमी तो बहुत है, और काम करना बहुत बहुत ज्यादा है। अच्छा सर, वैसे नॉर्मल वे में ये होता है कि आप जिस भाषा के होते हैं, आपके काम का रिकॉग्निशन पहले आपकी भाषा में होता है, लेकिन आपके साथ इत्तेफाक ये रहा कि आप केरल के रहने वाले हैं, और पहली बार आपको जो अवार्ड मिला, या यूं कहिए कि आपके काम को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया, वो मराठी फिल्म थी। जी। तो ये देखिए, इत्तेफाक हुआ या आपकी प्लानिंग? नहीं, प्लानिंग बिल्कुल नहीं था। ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक था। लेकिन देखिए ना, सिनेमा, जब मैं जो सिनेमैटिक लैंग्वेज की बात कर रहा था, सिनेमा के लिए कोई इस तरह का भाषा है ही नहीं। आप किसी भी भाषा में फ़िल्म बनाइए, आप ईरानियन फ़िल्म बनाइए, आप नेपाली फ़िल्म, असमीज़ फ़िल्म बनाइए, या फिर आप मेक्सिकन, अर्जेंटीनियन फ़िल्म बनाइए। आज के ज़माने में जो भाषा है, वो महज़ एक सबटाइटल बन के रह गया है। और चूँकि मैं बम्बई में मेरी पढ़ाई हुई, और हिंदी और मराठी जो 2 भाषाएँ हैं, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मैंने उनको सीरियसली लिया स्कूल लेवल पर ही। तो मराठी में मुझे फ़िल्म बनाना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और चूँकि वो सब्जेक्ट जो था, मी सिंधुताई सबकाल, जो पूना के रहने वाली है, और जहाँ तक उसकी ज़िंदगी उसने बिताया है, उसने महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में बिताई है। और अगर मैं हिंदी में बनाता तो शायद उसमें एक जो कहते हैं, एक ऑनेस्टी नहीं रहता, एक ऑथेंटिसिटी नहीं रहता। तो मुझे लगा कि ये फिल्म मराठी में ही बननी चाहिए। और देखिए ना, जो 10 हिंदी फिल्में मुझे नहीं दे सका, वो एक मेरी पहली मराठी फिल्म ने मुझे दिया। ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं भी कभी-कभी घटती है जो आपको एकदम चौकन्ना कर देता है।
और अब मैं 3-4 मराठी फिल्में भी बना चुका हूँ हिंदी फिल्मों के साथ साथ, और 2 भाषाओं में अब मैं फिल्म बना रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि मैं अपनी मातृभाषा तमिल और मलयालम में भी अब जाकर बनाऊँ, और बंगाली में भी बनाऊँ, क्योंकि बंगाली में बहुत खूबसूरत फिल्में बनती है और मुझे बंगाली भाषा भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मीठा है। सो जहाँ तक भाषा का सवाल है, मैं समझता हूँ कि वो जैसे मैंने कहा कि वो सिर्फ एक सबटाइटल है। भाषा सिनेमा की भाषा होती है, और सिनेमैटिक लैंग्वेज को आप किसी भी रीजन में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन एक इत्तेफाक और भी रहा कि आपके करियर के शुरू से लेके और एक लंबे अंतराल तक आपने एक्टिंग भी किया, डायरेक्शन के लिए कोशिश भी की, राइटिंग भी किया, लेकिन डायरेक्शन भी आपको मराठी फिल्म से ही शुरू करना पड़ा। जी नहीं, मैं टेलीविज़न में मैंने बहुत सारे एपिसोड्स मैंने डायरेक्ट किए, और कुछ दिग्गजों के साथ मैंने काम किया, जैसे फारूक शेख, सतीश शाह, रति अग्निहोत्री, दीपक तिजोरी, बड़े-बड़े नामों के साथ, शर्मिला टैगोर जी, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और उसके बाद मैंने 2002 में मेरी पहली फ़िल्म बनाई, जिसका नाम था दिल विल प्यार व्यार, जो एक हिंदी फ़िल्म। और दिल विल प्यार व्यार में पहली बार जो पब्लिश्ड म्यूज़िक का इस्तेमाल जो करना एक अलग तरीके से, एक अलग वर्जन में, तो आर डी बर्मन के गाने हमने इस्तेमाल किए दिल विल प्यार व्यार में। और उसके बाद मैंने दिल मांगे मोर बनाए, अक्सर, अगर, विक्टोरिया 203 का एक मॉडर्न वर्जन बनाया, अनामिका, स्टेइंग अलाइव, रेड अलर्ट, बहुत सारी हिंदी फिल्में बनाई। तो शायद 8-10 हिंदी फिल्मों के बाद पहली बार मैंने मराठी में फिल्म बनाई। तो मराठी मेरा डेब्यू नहीं था, हिंदी में ही मेरा डेब्यू था। लेकिन आगे चलकर कुछ 8 साल बाद, 2002 के 8 साल बाद 2010 में मैंने अपनी पहली मराठी फिल्म बनाई। सर, एक बार आपने कहा था कि आप जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, आपकी सोच, आपके काम करने का तरीका, पूरा माहौल उनसे इंस्पायर्ड होता है। और आपकी जो शुरुआत थी या जो आपका सर्किल था, एम.एस. सत्यू, साईं परांजपे, गुलजार साहब, तो इन सर्किल में रहने के बाद आपकी जो हिंदी की फिल्में आई, जो बतौर डायरेक्टर आई, जिसको रिकॉग्निशन भी मिला, क्या लगता है दोनों मैच करता है? जी नहीं, शुरुआत में बिल्कुल नहीं मैच करता है। आपने बिल्कुल सही कहा, और इस बात का मुझे इल्म भी है। लेकिन क्या है, अगर मैं सिंधुता ये सबकाल पहले किसी को प्रेज़ेंट करता, किसी प्रोड्यूसर को, या गौर हरी दास्तान किसी को बताता, या रफ़ बुक, या जो भी फ़िल्में उसके बाद, रेड अलर्ट, ऐसी फ़िल्में, उसके जो फ़िल्में, जो 6, 7, 8 फ़िल्में मैंने अभी-अभी बनाई पिछले 7 साल में। अगर उन फ़िल्मों से मैं शुरू करने की कोशिश करता, तो शायद मुझे कभी एक तरह से पैट्रोनेज नहीं मिलता। वो कहते हैं ना कि एक तरीके से वो एक बहुत ही कठिन इससे गुज़रना पड़ता है, अगर आपको एक साफ़ तरीके से आपका सोच विचार आपको प्रेज़ेंट करना है। सो जो मेनस्ट्रीम, या जो भी कहिए, पॉपुलर सिनेमा कहिए, जो भी सिनेमा कहिए, उसके ज़रिए जब मैंने शुरुआत की, और उतनी ख़राब फ़िल्में भी नहीं थी, जो फ़ॉर्मूला फ़िल्म्स कह सकते हैं। दिल विल प्यार व्यार अपनी तरीके से एक कल्ट फ़िल्म बनी। दिल मांगे मोर आज भी हर चैनल में दिखाया ही जाता है, वो एक डेट फ़िल्म बन गई है, और अक्सर एक बहुत ही कल्ट सस्पेंस फ़िल्म बन गई है। सो एक तरीके से वो उतने बुरे नहीं थे जितने फ़ॉर्मूला फ़िल्म्स थे, लेकिन तब भी मैं बिल्कुल अपने आप से सैटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि ये वो पढ़ाई या वो सीख नहीं था जो मैंने अपने आप को दिया था। चाहे वो बड़े मास्टर्स की फ़िल्में हो, या फिर साई परांजपे, एम.एस. सत्यू, गुलजार साहब, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी, ऐसे लोगों के साथ जुड़कर मैंने जो एज़ एन एक्टर काम किया, मैं बिल्कुल कहूँगा। लेकिन अब जाकर मुझे एक फुटिंग मिला है कि उन फ़िल्मों के ज़रिए प्रोड्यूसर्स ने मुझे पहचाना, एक रिकॉग्नाइज्ड नेम हुआ कि सिर्फ एक्टर नहीं है, ये फिल्में भी बनाता है। और तब जाके फिर मैं बड़ी मुश्किल से, बड़े डर के मैंने रेड अलर्ट का जो थीम है, एक बहुत ही मेन स्ट्रीम प्रोड्यूसर के पास गया, जिनका नाम है टीपी अग्रवाल, जो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे और हैं।
उनके पास गया और मैंने कहा कि मैं कुछ बिल्कुल अलग बनाना चाहता हूँ, आप शायद सुनकर आप एकदम मना कर देंगे। ये एक ट्रू स्टोरी है, जो एक नक्सल की कहानी है, एक किसान की कहानी है जो आंध्रा में सिर्फ खाना पकाता था और किसी को डिलीवर करता था, और बाद में उससे पता चला कि जिन लोगों को डिलीवरी कर रहा है वो नक्सलवादी हैं। और एक बार नक्सलवादी और पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ होती है, उसके बीच में ये फंस जाता है और ये नक्सलवादी के साइड में रह जाता है और वो बाहर निकल नहीं पाता है। ये एक सच्ची कहानी है। क्या आप इसे बनाना पसंद करेंगे? और मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ जब अग्रवाल साहब ने कहा हाँ मैं बनाऊंगा। तब मेरी एक तरह से एक जर्नी शुरू हुई, जो जिस तरीके की फिल्में मैं बनाना चाहता था, और उसके बाद मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो रेड अलर्ट, मी सिंधुताई सबकाल, गौर हरी दास्तान, रफ बुक, डॉक्टर रकमाबाई, माई घाट, यहाँ तक ये जो 6-7 फिल्में मैंने बनाई उसके बाद, वो फिल्में थी जो मैं बनाना चाहता था, जो सीख मैंने हासिल की थी इन सब बड़े बड़े मास्टर्स से। ये कहना बहुत सही होगा कि शुरुआत उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से मैं चाहता था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था, और कोई ये नहीं था मेरे पास। सर, आपने एक फिल्म का तो जिक्र किया अक्सर का, जी, जो कि आपके बैकग्राउंड, आपके प्रोफाइल, आपके थिंकिंग से मैच नहीं करता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन एक फिल्म का जिक्र आपने नहीं किया, उस फिल्म का नाम था एक्सपोज। जी, के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अक्सर मैंने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि वो जिस शख्स ने अक्सर लिखा, उनका नाम है सुजीत सेन। और सुजीत सेन साहब वो हैं जो मेरे ख्याल से मैं बहुत सारे राइटर्स के साथ जुड़ा हुआ था उन दिनों में। सुजीत सेन, भूषण बनमाली और बी आर चोपड़ा के जो सारे जो टीम थे राइटर्स के, उन सब के साथ मैं जुड़ा हुआ था और मैं बहुत कुछ सीख रहा था उनसे। सुजीत सेन वो हैं जिन्होंने सारांश, अर्थ, हम है राही प्यार के, ऐसी फिल्में लिखी। तो मुझे यकीन था कि वो ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे जो बिल्कुल भद्दा होगा या बिल्कुल मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर था कि उसमें एक इरोटिक एंगल जरूर था उसमें, लेकिन उसमें एक बहुत क्लेवर प्लॉट था जो सुजीत सेन साहब लेके आए थे, और उसी वजह से मैंने वो फिल्म की। लेकिन जो बॉक्स ऑफिस के प्रेशर्स हैं, अगर मैं खुद वो फिल्म बनाता किसी के हेल्प के बगैर, तो मैं एक अलग तरीके से उसको बनाता। लेकिन बॉक्स ऑफिस प्रेशर्स में हमें बताया गया कि आपको ये सीन डालना ही होगा, ये सीन डालना ही होगा, और वो जाके एक तरह से उस तरह से नहीं बना जिस तरह से मैं चाहता था। लेकिन फिर भी अक्सर और एक्सपोजे, ये 2 फिल्में, एक्सपोजे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एक्सपोज में ये हुआ कि जो एक तो प्रोड्यूसर हिमेश रेशमिया, उसके साथ मैंने 2 फिल्में की जिसके गाने सुपरहिट थे, दिल मांगे मोर और अक्सर, और एक तरीके से हमारा ट्यूनिंग बहुत ही कमाल का है। उन्होंने कहा कि 1960s के जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें जो बड़े बड़े स्टार्स थे, और स्टार्स ऐसे थे जो अपने इमेज को इतने सीरियसली लेते थे कि वो असली जिंदगी में भी उसी इमेज को लेकर घूमते थे, और उसकी वजह से इन सब का एक तरीके से एक डाउनफॉल हुआ। जब फेलियर हुआ तो वो फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो थीम बहुत अच्छा था। और अगर आप देखेंगे तो एक्सपोजे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। अगेन, इट्स नॉट अ फिल्म जो मैं कहूँगा कि मेरे जो लिस्ट ऑफ फिल्मों में मैं बहुत प्राउड हूँ। हाँ, मैंने कहा कि ये जो 7, 8, 9 फिल्में मैंने की है, जो मेन स्ट्रीम फिल्में की हैं, उनके मुकाबले में जो 8-9 फिल्में मैंने जो अपनी तरीके के फिल्में की है, वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि वो पिछले 8 फिल्म। तो अब अगर जब लोग आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि एक्सपोजे हमें बहुत
इंटरेस्टिंग लगा, एक्सपोजे बहुत मज़ा आया, अक्सर बहुत मज़ा आया, ऐसी कोई स्क्रिप्ट दीजिए, ऐसी कोई फिल्म बनाइए, तो मैं बिल्कुल उन लोगों के साथ मैं जाता ही नहीं हूँ और मैं बहुत पोलाइटली मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं बहुत बहुत दूर आ गया हूँ भैया, बहुत दूर आ गया हूँ उन फिल्मों से, मुझे वापस मत ले जाओ। मैं अब अपनी छोटी सी एक दुनिया में हूँ, बेशक उसमें बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं उसमें बहुत खुश हूँ और मैं वही करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोजे आपके मन के खिलाफ आपसे करवाया गया, नहीं, राइट? बिल्कुल नहीं। मैं ये कहूंगा कि जो जिस तरीके का मार्केटिंग एक्सपोजे का हुआ, आज तक मेरे 17 फिल्में मैंने जो बनाई, वो एक भी फिल्म में वो मार्केटिंग मुझे नहीं मिला। सब कुछ बहुत ही ऑनेस्टली और सब कुछ बहुत ही एक डेडिकेशन के साथ ही किया गया, चाहे वो पॉपुलर सिनेमा हो, चाहे वो ऑफ बीट सिनेमा हो। और हिमेश वॉज अ वंडरफुल प्रोड्यूसर। और जो एलिमेंट्स हैं एक बेसिक एंटरटेनर का, बहुत अच्छे एलिमेंट्स थे। और वो जो राजकुमार का कैरेक्टर जो हमने हिमेश में लाने की कोशिश की, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। और मुझे बहुत मज़ा आया वो 60s को रिक्रिएट करने में। आर के स्टूडियोज से वो मिचेल कैमरा हम ले आए, जो 60s में यूज़ करते थे। वो सब कॉस्ट्यूम्स और वो डिज़ाइनिंग और वो सेट्स, वो सब कुछ लाइट, सब कुछ ले आए। तो एक तरीके से मेरे लिए एक जर्नी था बैक टू द 60s, जब रोमांटिक 60s जो होते थे, गाने बहुत अच्छे होते थे, हिंदी सिनेमा का एक दौर था जो उसके बाद शायद 70s में था, उसके बाद वापस नहीं आया। तो एक तरीके से एक रिविजिट था एज अ फिल्म मेकर। हाँ, इट्स नॉट अ ग्रेट फिल्म। मैं अगर आप माईघाट और सिंधुताई सबकल और गौरहरी दास्तान उसके सामने रखेंगे तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन nobody forced me to do expose. I did it of my own accord। और वो होता है ना कि कभी कभी ऐसी फिल्मों को हेल्प करना, फंड करना जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि उन फिल्मों में पैसा बहुत कम है, ना के बराबर है। और जो फेस्टिवल्स में उसे एंटर करना होता है या पब्लिसिटी करना होता है, वो सब मुझे अपने आप मेरे फंड से करना होता है। तो उन फिल्मों को अगर फंडिंग करना होता है तो मुझे कभी कभी एक एक्सपोजे या कभी कभी एक अक्सर करना पड़ा, लेकिन अब और नहीं। जैसे मैंने बताया, वो एक पास्ट है। और एक तरीके से इट हेल्प्ड मी टू फंड माय फिल्म्स जो मैं करना चाहता था। चलिए, उस फिल्म की मार्केटिंग आपको पसंद आई, अपना काम आपने सही ढंग से किया, फाइन। रेड अलर्ट आपने बहुत ही डेडिकेटेड होके आपने फिल्म बनाई और जिसका नतीजा हुआ कि करीब करीब 6 अवार्ड मिले उसको जी। लेकिन उस फिल्म के मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से क्या आप सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल नहीं। यही एक ट्रेजेडी हुआ है हमेशा मेरे साथ कि फिल्में बहुत अच्छी बनी है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जब मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो मेरे हाथ में नहीं होता है। वो प्रोड्यूसर्स के हाथ में होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ में होता है। और वहाँ मैं बिल्कुल अपने आप को मैं एक बदकिस्मत समझूंगा कि जिस तरीके से बाद में उन फिल्मों को सराहा गया, जब वो सैटेलाइट चैनल्स पे आए या डिजिटल चैनल्स पे आए, जैसे गौरहरी दास्तान, आज मुझे हर रोज एक मेल या कोई एक पोस्ट मिलता है कि एक मास्टरपीस है, मास्टरपीस है। तो अगर मास्टरपीस है तो अब भैया आपने थिएटर में क्यों नहीं देखा? इसीलिए नहीं देखा क्योंकि बहुत कम थिएटर्स में थे, कम शोज थे। तो एक चीज है जो बिल्कुल फिल्म मेकर के हाथ में नहीं होता है। और वो मुझे मैं बिल्कुल उसका वो एहसास है मुझे। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मेरा पुअर है और मार्केटिंग मेरा पुअर है और इसीलिए मैं फिल्में नहीं बनाऊंगा, तो फिर सब कुछ बंद हो जाएगा। मैं वहाँ तक ले जाऊंगा जहाँ तक ये इस फिल्म को एक दर्जा मिलेगा इंटरनेशनली एंड नेशनली। उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा, इसीलिए देखिए जो आयरनी है, जो अक्सर था और एक्सपोजे था, वो बहुत अच्छी तरह से मार्केट किया गया। और वो फिल्में नहीं थी जो मैं करना चाहता था, लेकिन अच्छी तरह से मार्केट किया गया और वो प्रॉफिटेबल भी रहे प्रोड्यूसर्स के लिए। लेकिन जो फिल्में मैं करना चाहता हूँ, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में आकर सब लोग एकदम एक ब्लाइंड एली में घुस जाते हैं। सो मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई है और मैं उम्मीद रखूंगा कि आगे चलकर कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू मिलेगा, जहाँ मेरी
फिल्में भी बहुत वर्ल्ड एक तरीके से ग्लोबल सिनेमा के स्टैंडर्ड का हो और उनको एक ऐसा ग्लोबल मार्केटिंग भी मिले जो उनके लायक हो। आज वर्ल्ड सिनेमा में आने के बाद आपके काम को काफी रिकॉग्निशन मिल रहा है, कई अवार्ड मिल रहे हैं। माई घाट भी उसी श्रृंखला में एक फिल्म है। तो क्या ये आपकी मजबूरी ने वर्ल्ड सिनेमा की तरफ आपको धकेल दिया या आपकी क्रिएटिविटी ने आपको उस तरफ खींचा? मजबूरी बिल्कुल ही नहीं, मैं यही करना चाहता था। जैसे मैंने बताया, शुरू से मैं यही करना चाहता था। जब मैं ब्लैक एंड वाइट ईरा की फिल्में मैंने देखे 1980s में, और जैसे जो मैंने कहा कि मैं अपने आप को एजुकेट कर रहा था वर्ल्ड सिनेमा में, उस वक्त 1940s के साइलेंट फिल्म्स को देखकर मुझे मुझे ऐसा लगा कि मुझे जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, मुझे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन फिल्मों का जो स्टैंडर्ड था, वो भी 1940s में सोच का जो स्टैंडर्ड था, आप सोच नहीं सकते कि किस लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं वो। और हम वही एक देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसे आदमी ऐसा सोच सकता है, हमारे दिमाग में ये बातें क्यों नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ इस सिस्टम में ये है कि बनाना तो दूर, आपको सोचना भी मना है उस तरीके के फिल्मों के बारे में। तो मैंने तय कर लिया था कि अगर जब मैं डायरेक्टर बनूंगा तो मुझे इन मास्टर्स के जो लेसन्स है उसे ही मुझे एम्यूलेट करना है। और मेरा अब एक वन ट्रैक माइंड है कि मैं वही करूंगा, और एक बहुत पैशन के साथ कर रहा हूँ, बहुत एक तरह से लगाव के साथ कर रहा हूँ, डेडिकेशन के साथ कर रहा हूँ, और बहुत सोच विचार कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी मैं लिखूंगा अपने स्क्रिप्ट्स को, मैं उसमें कुछ इलॉजिकलिटीज नहीं मुझे चाहिए, कुछ फिल्मी बातें नहीं चाहिए, कुछ भी जो कंट्राइव्ड है वो नहीं चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनल ज्यूरी और इंटरनेशनल ऑडियंसेस ये देखकर हमारे ऊपर हंसते हैं। सो मैं बहुत प्यार से बना रहा हूँ, उसका चाहे कुछ भी अंजाम हो, वो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को देखकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। और वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं एज अ डायरेक्टर नहीं ग्रो करता, अगर एज अ डायरेक्टर मैं अपने आप से, इफ आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई सेल्फ, फिर कुछ भी करके कोई फायदा नहीं है। तो मैं बिल्कुल आपको आपकी बात ये बताना चाहूंगा कि मजबूरी बिल्कुल नहीं है, पैशन बहुत है। मतलब माई घाट अब तक के आपके करियर की सबसे डिफरेंट रिकॉग्नाइज्ड फिल्म रही, जिसको वर्ल्ड सिनेमा में ने एक्सेप्ट किया, जिससे आप सेटिस्फाइड हैं। तो क्या माई घाट है क्या एक्चुअली? देखिए, एक सच्ची घटना जो केरल में घटी है। एक लड़का था जिसके जेब से 4,200 रुपए बरामद किया गया पुलिस वालों ने, और उनको चोरी के इल्जाम में कस्टडी में लिया गया और टॉर्चर करके मार दिया गया, और उसको कवर अप किया गया। और उसकी माँ जो है 13 साल तक इंसाफ के लिए लड़ी, और सीबीआई भी उसमें, लॉयर भी उसमें आए। और अचानक ये फिल्म इतना रेलेवेंट हो गया है, क्योंकि कस्टोडियल डेथ्स जो हैं, पुलिस ब्रुटैलिटी पूरी दुनिया में अब एकदम एक तरीके से फैल गया है। क्योंकि जब से जॉर्ज फ्लॉयड का किलिंग हुआ अमेरिका में, और एक अपराइजिंग हुआ, एक आउटरीच हुआ, लोग बाहर आके सब कुछ जलाने लगे, उनका जो गुस्सा है वो बाहर निकला। तो ये फिल्म एक तरीके से एकदम गर्म हुआ, एकदम हॉट हुआ, एकदम रेलेवेंट भी हो गया। और चूंकि माँ की कहानी है और एक इमोशनल थ्रेड है उसमें, तो और भी वो एक तरीके से ज्यूरी को और लोगों को पसंद आया, और एक कनेक्शन आया उसमें। सो दिस इज अ ट्रू स्टोरी। मेरी मोस्टली सारी फिल्में ट्रू स्टोरीज ही हैं। पिछले 8 फिल्में सारे या तो बायोपिक्स थे या ट्रू स्टोरीज हैं। तो ये वो कहानी है। माई घाट एक जगह है नासिक में, जहाँ वो घाट को ही माई घाट नाम दिया गया है। और चूंकि हमारा जो कैरेक्टर है, एक माई है, एक मदर है, जो उस घाट में कपड़े धोती है, सब लोगों के कपड़े धुलवाती है। तो माई घाट हमारे लिए बहुत सही एक टाइटल मिल गया हमें। लेकिन उसका पूरा टाइटल है माई घाट क्राइम नंबर 103/2005। That was the case that was registered by the mother. So that is the film, and that's a true story. सर, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको फिर पीछे ले चलता हूँ। छोटे पर्दे पे आपने करियर शुरू किया,
काफ़ी अच्छे काम किए। टीपू सुल्तान जैसे सीरियल को रिकॉग्नाइज किया, आपके काम को काफ़ी रिकॉग्नाइज किया गया, यहाँ तक कि कॉमेडी में देख भाई देख भी लोग आज याद करते हैं। उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट दिया कि दूरदर्शन टेलीविजन छोटा पर्दा अब वो नहीं रहा जहाँ काम किया जा सके, और आप उससे इतने दुखी हुए कि आपने एक किताब लिख डाली जी। उस किताब का नाम है वंस अपॉन ए प्राइम टाइम। जी तो देखिए, क्या हाँ इसका हाँ जी, reason हाँ है? देखिए, दूरदर्शन जब स्पॉन्सर्ड सीरियल्स दूरदर्शन ने शुरू किया 1983 में, मेरी खुशकिस्मती रही कि मैं तब से लेके अब तक जो वेब सीरीज हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, अब तक मैं इस मीडियम के साथ जुड़ा हूं जो स्मॉल स्क्रीन कहते हैं। तो जब आप साई परांच पे बासु चैटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार साहब, MS सत्यू साहब, यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी, BR चोपड़ा, रवि चोपड़ा, ऐसे नामों के साथ, कुंदन शाह, इन सब के साथ जब आप, अजीज मिर्जा, जब आप काम करते हो और उसके बाद अचानक 2000 में सब कुछ बदल जाता है। सन 2000 में सब कुछ बदल गया। डेली सोप्स आ गए। और डेली सोप्स क्या थे? डेली सोप्स सिर्फ जो जेमिनी और वीनस और प्रसाद प्रोडक्शंस के जितनी फिल्में थी 60s और 70s में, उन सब फिल्मों का रिहैश था। उन सब फिल्मों को लेके इन्होंने बार बार सीन्स लिखे और डेली सोप्स बना दिए। उसका जो क्लासिक्स बने थे, गुलजार साहब ने मिर्जा गालिब बनाया, या RK लक्ष्मण का कॉमन मैन बना, या मालगुडी डेज, या द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, या घर जमाई और ये जो जिंदगी जैसे कॉमेडीज थे, वो श्रीकांत, मुजरिम हाजिर, मैं बहुत कुछ गिन सकता हूँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तमस, ये सब क्लासिक्स कहाँ गए? ये सब फिल्म मेकर्स जो टेलीविजन पे आए, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स नहीं जो अब टेलीविजन बना रहे हैं, जो फिल्म मेकर्स टेलीविजन पे आए, वो सब कहाँ गए? वो सब इतने निराश हुए, इतने डिसइल्यूशन्ड हुए, इतने डिसअपॉइंटेड हुए कि वो इस सिस्टम के साथ वो जुड़ नहीं पाए। जब वो जुड़ नहीं पाते हैं तो मैं कौन होता हूं? मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूं। मैं इसीलिए मैंने ये किताब लिख डाली जिसका नाम है वंस अपॉन अ प्राइम टाइम, और इसमें वो सब कुछ है जो 83 से लेके अब तक द जर्नी ऑफ टेलीविजन, दूरदर्शन के जो गोल्डन डेज थे वो भी हमने देखे, दूरदर्शन के जो बैरन डेज तो एकदम सूखापन है वो भी हम देख रहे हैं, और जो सैटेलाइट चैनल्स आए और उन्होंने पहले शुरुआत में बहुत अच्छे शोज किए, जो 80s और जो 90s to 2000 में बहुत अच्छे शोज किए, उनके भी अच्छे, जैसे रिश्ते और सैटरडे सस्पेंस और बहुत सारे, जिसमें आज के फिल्म मेकर्स उसमें बहुत सारा और एक्टर्स उसमें थे जो वहां से उभर के आए। लेकिन 2000 के बाद द डिटीरियरेशन स्टार्टेड। अगर आप जो ऊपर जो ये होता है हमारे टेलीविजन चैनल का जो लोगो होता है उसको आप निकाल दो और आप रिमोट क्लिक करते जाओ तो आप ये बता नहीं पाएंगे कि कौन सा शो कौन सा चैनल पे है, और क्योंकि सब एक जैसा लगता है। सो वो डिटीरियरेशन हुआ। और अब वेब सीरीज क्या है? वेब सीरीज 8 एपिसोड, 10 एपिसोड, 13 एपिसोड, ये वही फॉर्मेट है जो दूरदर्शन ने 83 में शुरू किया था, जो 13 एपिसोड के लिमिटेड सीरीज होते थे। तो क्या हम फुल साइकिल आ गए हैं? कहाँ हम इसको एक तरीके से जो रियलिटी शोज से के गंदगी से निकलकर हम कुछ और मैच्योर हम हमारे टेलीविजन को बना सकते हैं, और वो गोल्डन पीरियड हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं? मैं तो दूरदर्शन से अब भी कहता हूँ, जितने अभी फिल्म मेकर्स हैं, जैसे साई परांच पे है, अजीज मिर्जा हैं, और आनंद महिंद्रू हैं, बहुत सारे फिल्म मेकर्स अभी भी हैं, रमेश सिप्पी साहब हैं, जो जिन्होंने दूरदर्शन पे काम किया था, उनको बुलाकर आप क्यों नहीं उनको उनसे काम करवाते, और क्यों नहीं वो गोल्डन ईरा वापस लाते? एक मौका है हमारे पास, और आप सारे सैटेलाइट चैनल्स को और वेब सीरीज को उससे ऊपर उभर के आएंगे आप। इसीलिए मैं ये जर्नी एक बहुत ही एक तरीके से ऑटोबायोग्राफिकल है, जो मेरे जो एक्सपीरियंसेस इन सब के साथ काम करता हुआ एक तरीके से डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, जैसे
मालगुडी डेज में मैंने काम नहीं किया, या श्याम बेनेगल साहब के साथ मुझे मौका नहीं मिला, या गोविंद निलानी साहब, उनका काम भी मैंने इसमें उनके बारे में भी लिखा है, उनके साथ इंटरव्यूज भी हैं। तो ये एक तरीके से एक कंप्लीट स्टोरी ऑफ इंडियन टेलीविजन है, और उसमें जैसे आपने बहुत सही कहा, एक क्रिटिक भी है, एक क्रिटिकल एनालिसिस भी है कि क्या बहुत सही था और कहाँ हम गलत हुए। सर, इस किताब के बारे में अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? आपके दर्द की दास्तान या आपके इंस्पिरेशन की उपलब्धि? जी बिल्कुल, इंस्पिरेशन की उपलब्धि, क्योंकि टेलीविजन ने मुझे एक ना ही करियर दिया है, एक जिंदगी दी है, लेकिन जब वो जिंदगी देने वाले इतने मुश्किलात पैदा करते हैं और आपको फिर अच्छा काम करने का मौका नहीं मिलता है, तो वो भी एक तरीके से एक दर्द, एक चुभता है। लेकिन टेलीविजन के अगर टेलीविजन नहीं होता तो शायद मैं थिएटर में ही रह जाता, थिएटर में काम करता, और फिर अब्बास मस्तान शायद मुझे खिलाड़ी में डिस्कवर नहीं करते, क्योंकि मैं टेलीविजन मैंने अच्छे लोगों के साथ जुड़ा था, अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ जुड़ा था, मुझे मौका मिला। सो द ट्रायम्फ एंड द ट्रेजेडी ऑफ टेलीविजन, एक लाइन में अगर वो बताना है तो वो है द ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी। आपकी दो चीजें अगर मिक्स की जाए आपके नाम के साथ, एक आपने कहा था कि मैं हमेशा नई चीजों की खोज करता हूँ, दूसरा आप साइंस ग्रेजुएट हैं और आर्ट फील्ड में काम कर रहे हैं। जी तो आपका कहना ये है कि मैंने साइंस और आर्ट्स को मिक्स करके अपनी चीजों पे ध्यान दिया है, अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दिया है। जी। तो वो कैसे करते हैं आप? देखिए, सिनेमा जो है, मैं उसको द साइंस ऑफ आर्ट कहता हूँ। साइंटिफिकली एक जो चीज हमें सिखाया गया, जैसे मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्मूले हैं जो डिडक्शंस हैं, केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मूले हैं जो करेक्ट मिक्स करोगे तब जाकर उसका एक सॉल्यूशन बनेगा। तो एक बहुत ही साइंटिफिकली प्रिसाइसली हमें काम करना पड़ता है। अगर आपको 5 ml डालना है तो 5 ml पोटेशियम परमैंगनेट ही डालना है उस टेस्ट ट्यूब में। उससे ज्यादा डालोगे तो वो रिएक्शन सही नहीं होगा H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सो जब आप प्रिसिशन जो आपको साइंस सिखाती है, उस प्रिसिशन को आप इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कि अगर आपके पास एक लिमिटेड बजट है तो उस बजट को इतने दिनों में आप कैसे डिवाइड करके उस फिल्म को कैसे डिजाइन करोगे। अगर आपने 30 दिन का बजट बनाया तो 31 दिन अगर आप जाएंगे तो गड़बड़ होगा। तो टाइम वाइज प्रिसिशन की बात है। टेलीविजन ने भी मुझे यही सिखाया कि अगर 20 मिनट का एपिसोड है तो कितना गलत हो सकता है, 21-22 मिनट का बन सकता है या 19 मिनट का बन सकता है, उससे ज्यादा मार्जिन ऑफ एरर नहीं हो सकता है। तो दैट इज वेरी साइंटिफिक। तो जो सोच है वो साइंटिफिक है, जो प्रोडक्ट है वो आर्टिस्टिक है। तो बगैर साइंस के मैं समझता हूं कि एक आर्टिस्ट अपना काम कर सकता है लेकिन सही तरीके से और उस प्रिसिशन से नहीं कर सकता है। साइंस इज अ मस्ट इन द लाइव्स ऑफ एवरीबॉडी, नॉट जस्ट आर्टिस्ट। एक साइंटिफिक एजुकेशन बहुत जरूरी है। आपकी इतनी लंबी बातचीत में मैंने ये जानने की कोशिश की कि एक कहीं कोई अदृश्य शक्ति है या होती है जो एक आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं रोकती है, जो एक्सपोज के टाइम में उसमें भी आपने फील किया, रेड अलर्ट के टाइम में फील किया, टीवी के करियर के टाइम में फील किया। आखिर वो अदृश्य शक्ति क्या है? देखिए, एक शक्ति है और वो शक्ति अपने अंदर है, जिसको आप कॉन्फिडेंस के नाम से जानते हो, जिसको आप परसिस्टेंस के नाम के जानते हो, जिसको आप ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के नाम से जानते हो। इसको अगर आप मिक्स करेंगे वो एक शक्ति अंदर से आती है। मैं यूनिवर्स को बहुत मानता हूँ, मैं एक अनसीन फोर्स को मानता हूँ जिसको हम भगवान कहते हैं। यस, बिल्कुल है। और अगर आज भी मैं इन कंडीशंस में, जो मैं अपने आप को एक बहुत ही आउटसाइडर समझता हूँ, ऑड मैन आउट समझता हूँ, मैं इस फिल्म इंडस्ट्री का आदमी नहीं हूँ और ना ही वो मुझे मानते हैं। मुझे पता है कि वो मुझे अपनाना नहीं चाहते हैं और मैं उनका अपना नहीं हूँ।
उसके बावजूद अगर मैं आज काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद अगर मुझे कुछ ऐसे फंडर्स और कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स मिलते हैं जो मेरे सोच विचार में बिलीफ रखते हैं, कन्विंस हो जाते हैं, कन्विक्शन रखते हैं, तो ये एक शक्ति या एक मिरेकल के अलावा क्या हो सकता है। वरना मुझ जैसे आदमी को अगर आप लॉजिक देखेंगे तो मुझे रहना ही नहीं चाहिए था, आपके साथ इस वक्त बात होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं हूं ही नहीं। अगर मैं हूं तो एक बहुत ही अदृश्य शक्ति है जो आत्मा अंदर से भी है, बाहर से भी है, जो मुझे ड्राइव करता है और मुझे हर वक्त ये एहसास दिलाता है कि बहुत संभल के चलो, बहुत ही सोच विचार करके चलो, क्योंकि जो आपने पिछले 8 फिल्मों में जो आपने जो कुछ हासिल किया है उसको जाकर अब उसको बर्बाद मत करो, बहुत ही संभल कर चलो। सो एक वो ताकत जो है, जो दिमाग की ताकत है या आत्मा की ताकत है, उसको लेकर मैं चलता हूं और मैं बहुत संभल के चल रहा हूं और बहुत सोच विचार के चल रहा हूं। सर, आपने जो जवाब दिया वो बड़ा स्पिरिचुअल मामला था, बड़ा आध्यात्मिक मामला था, लेकिन जो मैं इशारा करना चाहता हूँ कि आपने अपनी शक्ति की बात की, लेकिन एक जो बाहरी शक्ति है, बाहरी लोग हैं, बाहरी ताकत है जिसने आपको पल पल पे डिस्टर्ब किया, एक्सपोजर के टाइम पे, रेड अलर्ट के टाइम पे, टेलीविजन के टाइम पे, या बहुत सारी चीज़ों पे, तो क्या ये लॉबी, क्या ये लोग आप जैसे इंटेलिजेंट को, आप जैसे क्रिएटिव लोगों को आगे आने से रोकते नहीं है? जी, मैंने वही कहा आपसे कि मैं कभी वो फैमिली का बनकर नहीं रहा और ना ही उन्होंने मुझे अपनाया। मुझे आज तक पता नहीं क्यों, मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो जानते भी हैं, वो जो बड़ा लॉबी है वो जानते भी हैं कि ऐसा कोई छोटा मोटा फिल्म मेकर है जो इस तरीके का काम करता है, और मुझे कोई ये नहीं है, दुख नहीं है उसमें, क्योंकि अगर मैं इस बात पर रोने बैठूं कि ये लोग मुझे रिकग्नाइज नहीं करते हैं, ये लोग मुझे हेल्प नहीं करते हैं, कोई एग्जीबिटर सामने नहीं आता है मुझे प्राइम टाइम शोज देने, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं फोन करके कहता है कि हमें आपकी फिल्म चाहिए, मुझे मालूम है और मुझे पता है, और मैं इसी के साथ मैं 40 साल रहा हूं, क्योंकि कभी मैं उस लेवल पे या उस सर्कल में कभी पहुंच नहीं पाया। आज तक कोई मुझे अवार्ड्स फंक्शन में नहीं बुलाता है, आज तक कोई मुझे अपने गेट टुगेदर्स या पार्टीज में नहीं बुलाता है, और अगेन मैं कहता हूं कि मुझे उसका कोई ये नहीं है, दुख नहीं है, वो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अल्टीमेटली आपका काम बोलता है, और अगर आप काम सही नहीं करते हैं तो आपको जो पीआर एक्टिविटी करना है, जो पब्लिसिटी करना है, जो आप जिस तरीके का प्रोफाइल बनाना है, बना के कोई फायदा नहीं है। लेकिन पता नहीं इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है मुझसे, क्या एक तरीके की तकलीफ है मुझसे कि नहीं, अनंत महादेवन की फिल्म है तो रिव्यू ठीक ठाक मत देना, और अगर बहुत ही अच्छी फिल्म है तो 2 स्टार दे देना, और थोड़ी सी भी खराबी है तो फाड़ कर रख दो उसको। ये मैंने नोटिस किया है, चाहे वो क्रिटिक्स हो, चाहे वो दूसरे प्रोड्यूसर्स हो। दिल मांगे मोर के वक्त में मुझे अच्छी तरह से याद है, एक लॉबी बनाया गया मेरे खिलाफ, उतना नहीं जितना शाहिद के खिलाफ, शाहिद कपूर के खिलाफ, और 10 आर्टिकल निकले शनिवार को, फ्राइडे के रिलीज के बाद, कि क्यों दिल मांगे मोर इज अ फेलियर, दिल मांगे मोर के बाद अनंत महादेवन को फिल्में नहीं करनी चाहिए, उनको टेलीविजन में वापस जाकर उनको अपना वहां काम करना चाहिए। और ये ऐसे जर्नलिस्ट से जो बाद में जब मैंने बड़ी फिल्में बनाना शुरू किया, वो ही मेरे पास आके उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, और उस वक्त मैंने कुछ नहीं जताया कि आप लोगों ने ये किया था, ये किया था। एक थिएटर ओनर ने तक, जिसका कोई लेना देना नहीं था, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, जब मैं बॉम्बे पब्लिसिटी में वीपी साठे के साथ में था, और जब मैं कॉपीराइटर था, उस वक्त उनकी फिल्में रिलीज हुई थी और वो मेरे पास आए थे एडवर्टाइजमेंट्स करने के लिए। वो वेटरन थिएटर ओनर ने, उन्होंने तक ये कहा कि नहीं, ये तो टेलीविजन जैसा लगता है, अनंत महादेवन को फिल्में नहीं करनी चाहिए। तो उस वक्त जो दुख हुआ मुझे, जो डिप्रेशन में मैं चला गया था दिल मांगे मोर के बाद, मैं क्या बताऊं, बेचारी सोहा अली खान को उन्होंने इस तरीके से राइट ऑफ किया, और उसकी पहली फिल्म थी,
और शाहिद कपूर को एक तरीके से वो ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से शाहिद ने उस पर परफॉर्मेंस दिया, जिस तरीके से उसने डांस किया, जो बिजली की तरह उसने नाचा है, उन्होंने देखा कि अगर इसको आगे बढ़ने दे तो बहुत सारे हमारे जो ऑलरेडी जो सुपरस्टार्स हैं उनके लिए खतरा होगा। तो बहुत कुछ सहा हूँ, बहुत कुछ देखा हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर एक ऐसी ढीठपना है, जो कहते हैं स्टबर्ननेस है, जो fortunately I did not succumb to all these pressures, और आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप मैं अपना एक नेक्स्ट स्टेप बनाता गया। आज अगर 2002 से लेके 2020 में 18 साल हुए हैं, अगर मैंने 17 फिल्में कंप्लीट की है, तो मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ में बिलीव किया। वो 18 लोगों में का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ में मुझे ट्रस्ट किया और मुझे काम करने का मौका मिला। लेकिन 18 करोड़ जो हैं या 18 लाख जो हैं, जो ये चाहते हैं कि मैं सामने नहीं आऊँ, आगे नहीं बढ़ूँ, और एक तरीके से उनका एटीट्यूड ये है कि ये अपने आप को समझता क्या है। मुझे पता है, मुझे वो वाइब्स आते हैं कि अपने आप को समझता क्या है। ना हमारे पास आता है, ना कोई पेड पब्लिसिटी करता है, ना हमें कोई गिफ्ट्स देता है, और ना हमारे साथ आकर बैठकर गप्पे शप्पे करता है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। तो ये समझता क्या है अपने आप को, ये कौन है ये? तो ये एटीट्यूड हमेशा रहा है, और फॉर्चुनेटली मैं दब के नहीं रह गया, मैं आगे बढ़ता गया जिस भी तरीके से, छोटे तरीके से। लेकिन मैं वो फिल्में अभी बना रहा हूं जो मुझे लगता है कि आई कैन बी रीजनेबली प्राउड ऑफ, बिकॉज इंटरनेशनली एक रिकॉग्निशन मिला है जो इन सबको नहीं मिला है। और आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी जो माहौल है, अभी जो सिचुएशन सुशांत की वजह से जो अभी माहौल चल रहा है, उसमें खुल करके अब सामने आना पड़ेगा और अपनी बात कहनी पड़ेगी, तभी ये माहौल बदलेगा, जिसकी शुरुआत सुशांत ने की थी। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, सुशांत में वो सिर्फ एक छोटा पॉइंट है उसमें, जो नेपोटिज्म और जो फेवरेटिज्म और एक तरीके से अनफेयर प्रिविलेजेस जो कुछ लोगों को मिला है, मैं उसको प्रिविलेज बोलूंगा, प्रिविलेजेस जो कुछ लोगों को मिला है, वो उसमें से निकल आया है अनफॉर्चुनेटली सुशांत सिंह के ट्रेजेडी से। लेकिन सुशांत सिंह की ट्रेजेडी कुछ और ही है, उसमें मिस्ट्री कुछ और है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, फिल्म इंडस्ट्री से भी, फिल्म इंडस्ट्री के बाहर भी, और बहुत सारे जो मैं उसके अंदर मैं घुसना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं है डिटेल्स क्या है। लेकिन इसमें से अगर एक बात निकली है कि ये प्रिविलेज्ड है, ये कास्टिंग एजेंसीज का जो सिंडिकेट है, ये जो क्रिटिक्स का सिंडिकेट है, ये जो एक तरीके से प्रोड्यूसर्स और एक तरीके से डायरेक्टर्स का सिंडिकेट है, जिस तरीके से एक टैलेंट को वो दबा सकते हैं, वो अगर इनएडवर्टेंटली भी, गलती से भी अगर बाहर निकला है और वो एक्सपोज हुआ है, तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये जो कबाल है, इसको और भी मजबूत कर देगा, वो और भी अपने दरवाजे बंद कर लेंगे, और भी वो जो कहते हैं ना, किले के अंदर घुस जाएंगे, और जो किसान है उसको पास नहीं आने देंगे। तो बदलाव आएगा, ये मुझे बहुत डाउट है, क्योंकि ये वो लोग नहीं है, ये इतने थिक स्किन्ड हैं, ये इतने सोलन हेडेड हैं, इतने पैसों के पीछे और पावर के पीछे ये लोग भागते हैं कि वो आप इनको अगर आप चेंज करो तो एक मिरेकल ही हो सकता है। मुझे नहीं लगता कोई चेंज आने वाला है, लेकिन एक तरीके से एक बवाल आ गया है, एक तरीका एक्सप्लोजन हुआ है, लोगों को पता चला है कि एक इन लोगों की असलियत क्या है, बट इसके आगे कुछ नहीं होगा। ये मेरा सोचना और कहना है। लेकिन एक बात आपसे कहनी थी कि आप जो सोचते हैं उनको बदलना चाहिए, उनको बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्यों उनको बदलना चाहिए? क्या उनके पैरेलल दूसरी दुनिया खड़ी नहीं हो सकती? क्या वो लोग नहीं खड़े हो सकते जो आप जैसे इंटेलेक्चुअल, सुशांत जैसे मेहनती लोगों को लेके एक नई दुनिया बनाए? देखिए, एक जमाना था जब बिमल रॉय साहब, वी शांताराम, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी, बासु भट्टाचार्य,
और मृणाल सेन, श्याम बेनेगल, गोविंद निलानी तक एक जमाना था जब लोग आनंद भी देखने जाते थे और अमर अकबर एंटनी भी देखने जाते थे। वो एक बहुत खूबसूरत एक मिक्स था, एक बहुत खूबसूरत तरीके से एक बैलेंस था, वो दोनों दुनिया को एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद जो माहौल बनी, जो आप माहौल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो इतने रुथलेस हैं, इतने ब्रूटल हैं, उनको सिर्फ 10,000 करोड़ नजर आता है और कुछ नहीं नजर आता है, उनको सिर्फ स्टारडम नजर आता है। अगर मैं उनको एक चैलेंज देता हूं, ये जो बड़े बड़े बैनर्स हैं, आप एक नए एक्टर और एक नए एक्ट्रेस जो फिल्म इंडस्ट्री के नहीं हैं, आप उनको लेकर एक फिल्म बना के दिखाइए। उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। आप एक नए पैर के साथ बनाकर दिखाइए और उसे हिट करके दिखाइए। वो नहीं करेंगे, आज तक नहीं करेंगे। वो या तो किसी के बेटे और किसी की बेटी और या बेटियां को लेकर ही फिल्म बनाएंगे जिसका एक प्रोफाइल हो, जिसका एक ब्रांड वैल्यू हो। तो ये लोग क्यों बदलेंगे? ये लोग नहीं बदलेंगे। इनका ये एक बहुत पावरफुल लॉबी है, वो पावर रिटेन करना चाहते हैं। हाँ, जहां तक वो हम लोगों को कहते हैं कि ये पैरेलल सिनेमा है, मैं तो कहता हूं कि हम जो बना रहे हैं वो सिनेमा है और वो जो बना रहे हैं वो पैरेलल सिनेमा है, क्योंकि वो सिनेमा ही नहीं है, वो सर्कस है। तो ये एक छोटा सा जो मूवमेंट उस वक्त शुरू हुआ था, और वो गोविंद निलानी के बाद शायद एक तरीके से वो रह गया, कोई आया नहीं उसके बाद। हमारे ऊपर है कि कुछ लोग मिले, सीरियसली सोचे और उस मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाएं, और एक जो सिनेमा को, जिस तरीके से हम सिनेमा को जानते हैं, सिनेमा बनाएं, वर्ल्ड सिनेमा, ग्लोबल सिनेमा, मैच्योर सिनेमा बनाएं, क्लीन सिनेमा बनाएं, जो इनके बगैर एग्जिस्ट कर सकता है, जो एक अलग प्लेटफॉर्म है, एक अलग सोच है, एक अलग मार्केट है। आपको जानकर आपको ताज्जुब होगा कि बुद्धदेव दास गुप्ता या रे साहब, बंगाल में जो तपन सिन्हा साहब, इन्होंने जो फिल्में बनाकर इंटरनेशनली जो बेचा है और जो उन्होंने कमाया है, ये हिंदी फिल्म वाले सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने डॉलर्स में कमाया है और उन्होंने अपनी तरीके की फिल्में बनाई है जिस सिनेमा में उनको यकीन है, बिलीफ है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर वो कहते हैं कि आपकी फिल्मों से क्या रिटर्न है, रिटर्न है अगर आप सही तरीके से इंटरनेशनल मार्केट को टैप करें। आज जब असगर फरहदी, जो ईरानियन डायरेक्टर हैं, जिनको सेपरेशन के लिए ऑस्कर मिला था, उनके बाकी फिल्मों को भी बहुत एक्लेम किया गया, असगर फरहदी जब फिल्म अनाउंस करता है, उनकी फिल्में अगर इंडियन रुपीस में देखें तो कुछ 6-7 करोड़ का बजट होता है। 100 करोड़ में सोनी या कोई फॉक्स आके उसे खरीद लेता है। आपका ब्रांड वैल्यू बनना चाहिए इंटरनेशनली, तो कोई लिमिट नहीं है आपके एक्सपोजर के लिए और आपके अर्निंग्स के लिए। लेकिन ये सोच नहीं है हमारे देश में। सिनेमा को लेकर एक प्योर कमर्शियल वेंचर ही है। जब आप किसी कॉर्पोरेट के पास जाते हो और आप अपना कॉन्सेप्ट बताते हो, वो कॉन्सेप्ट नहीं सुनता है, वो ये पूछता है कि इसका बजट क्या है और इसका रिटर्न्स क्या है और कौन से स्टार आने वाला है। फिर आप कोई भी सब्जेक्ट बनाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ये अप्रोच है, ये सीरियसनेस, इस सीरियसनेस के साथ सिनेमा को इंडिया में देखा जाता है, तो बड़ी मुश्किल है। अगर हम चाहते हैं, हम ऑस्कर्स चाहते हैं, हम फेस्टिवल्स में नेशनल अवार्ड्स चाहते हैं, ये लोग जो हम इस तरीके के फिल्मों के ऊपर हंसते हैं, मॉक करते हैं और कहते हैं कि ये फेस्टिवल फिल्में हैं, ये अवार्ड्स की फिल्में हैं, तो आप क्यों नेशनल अवार्ड्स में आते हो भाई? आप क्यों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आप क्यों आना चाहते हो? आप क्यों अपने फिल्म ऑस्कर्स के लिए भेजते हो? आप अपनी दुनिया में रहिए ना। आप, अगर आपको ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हमारी दुनिया है, हम फेस्टिवल्स हमारी दुनिया है, अवार्ड्स हमारी दुनिया है, जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं और जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और हमारे प्रोडक्ट्स भी बेहतर होते जाते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो ये लोग रखते हैं कि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, लेकिन उन लोगों को नहीं चाहिए, वो लोग नहीं चाहिए हमें, तो ये गलत बात है। सर, आपसे काफ़ी लंबी बात हो गई और मुझे लगता है कि अब कुछ चीज़ों की जो कमी रहेगी वो हम अगली बार पूरी करेंगे।
अगर कुछ आप स्पेशल मैसेज देना चाहें तो बताइए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि प्लीज अपनी आंखें खोलिए। सिनेमा जो है वो सिनेमा नहीं है जो हम पिछले 100 साल से बनाते आए हैं कुछ लोगों को छोड़कर। और अगर सिनेमा से आपको वाकई प्यार है, सिनेमा को वाकई आप आर्टिस्टिक फॉर्म समझते हैं, तो आपके सारे प्रेजुडिसेस, सारे बायस, सारे प्रिविलेजेस सब कुछ छोड़कर उसको उस तरीके के एक जो कहते हैं ना पाक तरीके से देखिए आर्ट को। क्योंकि आर्ट में जब तक ऑनेस्टी और सिंसियरिटी नहीं है तब तक वो आर्ट नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये सुनकर हंसते होंगे, इसका वो ये कहते होंगे कि अनंत महादेवन को और कोई काम नहीं है, वो बनाने दो उसको जो जिस तरीके की फिल्में बनाना है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि बिलीव इन योर वर्क, बिलीव इन योर आर्ट, बिलीव इन योर टैलेंट एंड बी ऑब्सेस्ड विथ सिनेमा। तब जाकर कुछ बनेगा ताकि दुनिया हम पर हंसे नहीं। ठीक है सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।